Good morning, student. I am Shailendra Gaur, your SST teacher. Student, today we will study Social Planet, class 7, lesson 2, chapter 2. चैप्टर 2 पार्ट सेकेंड हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। इससे पहले हम लोग पढ़े थे चोला पीरियड के बारे में पढ़ना। इससे पहले हम लोग पल्लवास को पढ़े थे। नाउ वी विल स्टडी द चोलास। ये चोला वंश का शासन कब से कहाँ तक चला था, इसको हम लोग पढ़ेंगे, आज देखेंगे। नाउ द चोला किंगडम एट प्रेजेंट लोकेटेड इन तमिलनाडु वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत का वर्तमान में जो द चोला किंगडम है प्रेजेंट लोकेटेड इन तमिलनाडु, वो आज के वर्तमान समय में तमिलनाडु में है, जो कभी साउथ इंडिया का सबसे जो है कि शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। इट्स चीफ कैपिटल वर एट कांची। इसकी जो है मुख्य राजधानी कांची है, और जिसको कांचीपुरम भी कहा जाता है। एंड थांजवर, जिसको आज जो है कि थांजौर के नाम से जाना जाता है। विजयालयम 846 AD टू 880 AD। ये विजयालय जो है कि 846 ईस्वी से 880 ईस्वी के बीच में था। द फर्स्ट किंग ऑफ द मेडिवल चोला डायनेस्टी शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम उरयायूर टू थांजवर। इस मध्य युग में चोला वंश के जो प्रथम शासक थे, इन्होंने अपनी राजधानी उरयूर से थांजवर स्थापित की थी। थांजवर फ्लोरिश इनटू डेवलपमेंट मेट्रोपोलिस अंडर विजयालया सक्सेसर। विजयालया के जो सक्सेसर थे, ये थांजौर को बहुत ही डेवलप्ड किए, मेट्रोपोलिस बनाए इसको। द सक्सेसर ऑफ विजयालया कंक्वायर्ड नेबरिंग रीजन एंड द किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर। जो विजयालया के विजेता थे, इन्होंने अपने आस पड़ोस के जितने भी क्षेत्रीय राजधानियां थी, सबको जीत करके अपने राज्य को आगे बढ़ाया और शक्तिशाली बनाया। अंडर द फेमस रूलर राजा राजा फर्स्ट 1985 AD टू 1014 AD। पहला जो है प्रसिद्ध शासक राजा राजा प्रथम जो है 1985 ईस्वी से 1014 ईस्वी के बीच में, और उनका पुत्र राजेंद्र फर्स्ट 1014 ईस्वी से जो है कि 1042 ईस्वी तक चोला पावर को रीच्ड इट जेनिथ। राजेंद्र फर्स्ट वाज कंसीडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। आगे बढ़ाए, और राजा राजा फर्स्ट जो थे, ये जो है कि उस समय चोला रूलर के सबसे शक्तिशाली शासक हुए। ही बिकम किंग इन 985 AD एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस एरिया। ये जो है 985 ईस्वी में जो है कि राजा बने, और इनका पूरा कंट्रोल जो है अपने आसपास के जितनी भी क्षेत्र थे, सब पे इनका संपूर्ण प्रभुत्व था, कंट्रोल था। He also recognized the administration of the empire। ये जो है अपने साम्राज्य का जो है प्रशासन जो है अच्छे तरह से देखते थे। राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यू हिज पॉलिसीज एंड इवेंट रेडेड द गंगा वैली, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, डेवलप्ड ए नेवी फॉर दिस एक्सपेडिशन। राजेंद्र फर्स्ट जो है ये लगातार जो है पॉलिसीज जो नीतियां थी, इसको जो है कि गंगा वैली से लेकर श्रीलंका अन्य कंट्रियों तक साउथ ईस्ट एशिया में जो है डेवलप्ड किए। यहाँ तक कि इन्होंने नेवी मार्ग भी ढूंढा, जिससे जो है कि जाकर के विदेशों तक अपने साम्राज्य को फैला सके। ही वाज ए ब्रेव कंक्वेरर। ये एक बहादुर विजेता थे। एंड डेवोट टेम्पल बिल्डर, और ये जो है कि एक अच्छे मंदिर निर्माता भी थे, बिल्डिंग भवन निर्माता थे। ही सब्ड्यूड द चेरास एंड केरला एंड पांड्यास मदुरई। ये जो है सब्स्टिट्यूट किए हैं चेरास को, केरला को एंड पांड्यास को मदुरई में। अब हम पढ़ेंगे चोला आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। चोला जो है कि आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर पढ़ेंगे। चोला के समय में, उस समय वस्तु निर्माण और मूर्ति कला क्या थी, वास्तुकला और मूर्ति कला। टेम्पल बिकम द सेंटर ऑफ द लाइफ ड्यूरिंग द चोला रीजन। चोला क्षेत्रों में उस समय मंदिर जो था लोगों के जीवन का आधार था। दे were not only places of worship but also a center for economic, political and cultural activities। यह स्थान केवल उनके पूजा पाठ का नहीं था, बल्कि राजनीतिक सांस्कृतिक एक्टिविटियों का भी था। The chief feature of a Chola temple is the Vimana or the tower।
आप इसका मुख्य आकृति जो देखेंगे चोला टेम्पल का, ये आप विमाना देखेंगे या टावर देखेंगे। द बृहदेश्वर टेम्पल built by राजेंद्र चोला comprise the 13 story and crowned by a single block of granite। आप देखेंगे कि बृहदेश्वर टेम्पल है जो राजेंद्र चोला के द्वारा बनाया गया है और उसमें 13 मंजिला है। इन सबको डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है ग्रेनाइट पत्थर से। आप देखेंगे राजेंद्र चोला आल्सो कंस्ट्रक्टेड द न्यू कैपिटल गंगाईकोंडा चोलापुरम। राजेंद्र जो है कि चोला, इन्होंने अपनी एक नई राजधानी बनाई जिसका नाम रखा गया गंगाईकोंडा चोलापुरम रखा गया। चोला एडमिनिस्ट्रेशन, चोला का प्रशासन, उस समय प्रशासन कैसा था, किस तरह से। नाउ यू लुक एट द पिक्चर बृहदेश्वर टेम्पल। अब हम पढ़ेंगे चोला एडमिनिस्ट्रेशन, उस समय चोला प्रशासन कैसे जो है कि लोगों को हैंडल करता था, अपने राज्य में किस तरह से प्रशासन चलाता था। द चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफिशिएंट। चोला प्रशासन जो था बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया और बहुत ही अच्छी प्रभावित करने वाला था। दे डिवाइडेड देयर एम्पायर इनटू 6 प्रोविंस। इन्होंने अपने राज्य को 6 प्रांतों में बांटा था जिसको कहा जाता था मंडलम। मंडलम के नाम से जाना जाता था। ईच मंडलम वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ वैलेंडर्स और डिस्ट्रिक्ट्स। ये जो प्रत्येक जो है कि मंडलम जो था इसको डिवाइड किया गया था बेलांडर्स या डिस्ट्रिक्ट के रूप में, जिले के रूप में। ईच बेलांडू कंटेन ए सर्टेन नंबर ऑफ विलेज। इसमें प्रत्येक जो है कि डिस्ट्रिक्ट में कम से कम कुछ गांव होते थे। द विलेज वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन विच वाज गवर्न बाय सभा। गांव जो होता था उस समय जो है कि चोला प्रशासन का सबसे जो है कि छोटा इकाई थी जिसको एक सभा के द्वारा गवर्न किया जाता था, देखा जाता था। ईच मंडलम वाज पुट अंडर द चार्ज ऑफ ए गवर्नर। प्रत्येक मंडलम को जो है एक गवर्नर के द्वारा देखा जाता था, गवर्नर को चार्ज दिया जाता था, वो देखते थे। नाडू ग्रुप ऑफ विलेज, नाडू हो गया गांवों का एक समूह। हैड मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, इसमें जो है बहुत से प्रशासनिक जो है कि फंक्शन होते थे, इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। जैसे इसमें कुछ कोई भी बात होती थी तो इसमें लोग जस्टिस के लिए भी इसको देखते थे। एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, टैक्सेस को भी कलेक्ट किया जाता था। यू आर was a village assembly. Was a village assembly of all classes of people in who owned land within a village association of traders were known as Nagaram. These associations also occasionally perform administrative function in town. जैसे कुछ इसमें नगरम के नाम से जाना जाता था, कुछ व्यापारी इसमें आते, व्यापार वर्ग के लोग आते थे और ये लोग जो है कभी टाउन में कोई ऐसा कार्य पड़ जाता था, कोई ओकेजन आता था तो ये लोग अपना अनुसार जो उसमें क्रियाकलाप कार्य जो है करते थे, आते थे, जो है अपना फंक्शन में भाग लेते थे। द किंग वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। राजा जो होता था वो चोला प्रशासन के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन होता था। ऑल अथॉरिटी रेस्टेड इन हिज हैंड, सभी जो है कि अथॉरिटी अधिकार जो थे उन्हीं के हाथों में होता था। बट ही हैड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज हिम, लेकिन उनके पास मंत्रियों का एक समूह होता था जो राजा को सलाह देते थे। द चोला मेंटेन ए लार्ज आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ एलिफेंट एंड cavalry or infantry which were called the 3 limbs of army। इनके पास जो है एक बड़ी सी आर्मी रखे थे, जैसे उसमें कुछ हाथियों से चलने वाले थे, कुछ घोड़ों से चलने वाले थे एंड कुछ इन्फेंट्री पैदल चलने वाले सैनिक थे, जो ये 3 लिम्स बोले जाते हैं। इनके आर्मी के 3 जो है कि लिम्स थे, भाग थे। द इन्फेंट्री वाज जनरली आर्म्ड विथ स्पीयर। ये जो इन्फेंट्री थे, जो पैदल चलने वाले थे, ये साधारणतः लोग अपने हाथों में जो है भाला को रखते थे। सम टाइम प्रिंसेस ऑफ द रॉयल फैमिली वर अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ प्रोविंस। कभी कभी जो है इस रॉयल फैमिली के जो है कि राजकुमार वगैरह जो थे, ये जो है इस प्रांतों के गवर्नर चुने जाते थे। ऑफिशियल वेयर जनरली पेड इज गिविंग देम असाइनमेंट टू द रेवेन्यू वेयरिंग लैंड्स।
और इनको जो है जनरली क्या कर दिया जाता था, कुछ भागों की, कुछ क्षेत्रों की जो है कि लैंड बांट कर दे दिया जाता था, जिसमें ये लोग अपने अनुसार लैंड का रिवेन्यू माल गुजारी जो है कलेक्ट कर सके। द विलेजर were managed by an executive committee to which educated person owning properties were elected by drawing lots or by rotations। कुछ गांव के लोग पढ़े लिखे लोग थे जिनका एक समुदाय था शिक्षित लोगों का, जो लोग चुने जाते थे और जो है रोटेशन जो चलता था ये भूमि का, उसको ये लोग देखते थे कि किस तरह से माल गुजारी दिया जा रहा है, किसके यहाँ से आ रहा है, कैसे जो है किसको कलेक्ट करते थे। उसमें कुछ पढ़े लिखे लोगों का, शिक्षित लोगों का समूह होता था गाँव में। These member had to रिटायरी एवरी 3 years। कुछ ऐसे मेंबर होते थे जो प्रत्येक 3 सालों में जिनको रिटायर कर दिया जाता था। These were the committees for helping in the assignment of the collection of land revenue for maintenance of land and order and justice etc। इनको जो है फिर बाद में क्या करते थे ये लोग, माल गुजारी कर जो होता था उसको और कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में जो है मदद करते थे। द सेल्फ गवर्नमेंट enjoy by these Chola villages was a very fine system। जो सेल्फ गवर्नमेंट जो थी ये जो है एंजॉय करती थी चोला विलेजेस पे, बहुत ही अच्छी तरह से सिस्टम को चलाती थी। टू सम एक्सटेंट दिस सिस्टम वर्क इन अदर विलेज एज वेल। और इसी तरह से ये अन्य गांवों में भी इसी तरह से अच्छी तरह से जो है कार्य करते थे। द चोला रूलर बिल्ट ए नेटवर्क ऑफ रॉयल रोड्स which were useful for trade as well as for the movement of the army। चोला शासक जो थे इनका एक अच्छा नेटवर्क था, जाल था, जो अच्छे से रोड बनाते थे और रोड से जो है कि बहुत ही लोगों के लिए यूजफुल होता था, जैसे व्यापार भी करते थे लोग और कभी आर्मी की आवश्यकता होती थी उसी से मूवमेंट करते थे और उसी से जाते थे। द चोला पेड अटेंशन टू इरिगेशन। चोला शासन काल के समय में लोगों ने सिंचाई की तरफ ध्यान दिया कि किस तरह से जो फसल बोई जाती है उसको सिंचाई किया जाए। द रिवर कावेरी एंड अदर रिवर वर यूज फॉर द पर्पज। इसमें लिया गया कावेरी नदी को और भी कुछ नदियां थी जिनको इरिगेशन के रूप में, उद्देश्य के रूप में इनको लिया गया कि इन्हीं से कुछ जगहों पे सिंचाई किया जाए। मेनी टैंक्स फॉर इरिगेशन वर आल्सो बिल्ट। बहुत से टैंक सिंचाई के लिए बनाए गए। सम ऑफ द चोला रूलर कैरिड आउट इन elaborate survey of land in order to fix the government's share of land revenue। कुछ जो है चोला शासकों ने जो है कि सर्वे किया कि फिक्स सर्वे करके फिक्स किया कि कुछ जगहों पे जो है टैंक्स वगैरह लगाया जाए जिससे जिस खेतों में सिंचाई होती है उससे भी कर लिया जाए। इट सीम दैट इन टाइम ऑफ राजेंद्र फर्स्ट द गवर्नमेंट शेयर वाज 1/3 ऑफ द gross products। In addition to land tax, the Chola ruler drew their income for toll on trade, taxes on profession, and also from the plunder of neighboring territories। इसमें जो है कि गवर्नमेंट राजेंद्र फर्स्ट जो थे इन्होंने शेयर किया कि जो फसल होगी, ग्रॉस प्रोडक्ट होगा, उत्पादन होगा, उसमें से 1/3 तिहाई भाग जो है टैक्स के रूप में शासकों को दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने व्यापार को देख करके प्रोफेशन, व्यवसाय, इनकम जो होगा उससे जो है अगल बगल के जो प्रांत है सबसे जो है कि कुछ ना कुछ लेकर के सिंचाई के लिए जो जगह जगह बनाए गए हैं टैंक वगैरह उसके रूप में, ताकि कुछ कर ले सके, ताकि उनका सिंचाई का कार्य आगे रहे, अग्रसर रहे और जो है कि वो सिंचाई कर सके और फसल को अच्छी तरह से उगा सके। अब पढ़ेंगे सोसाइटी, समाज क्या था उस समय, किस तरह के लोग किस तरह के समाज में लोग रहते थे, सामाजिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। अपार्ट फ्रॉम नोबिलिटी द ब्राह्मण एंड द ट्रेडर वर हाईली रिस्पेक्टेड। उस समय अन्य लोगों को देखा जाए, साधारण लोगों को, तो उसमें जो है कि ब्राह्मणों को और व्यापारियों का बड़ा सम्मान होता था। उस समय के समाज में लोग बहुत उनका सम्मान करते थे। दे वर नोन फॉर देयर हाई मॉरल कैरेक्टर एंड लर्निंग। ये लोग अपने उच्च कैरेक्टर, चरित्र के लिए, व्यापारी लोग अपने उच्च चरित्र के लिए और ब्राह्मण लोग अपने जो है शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए जाने जाते थे। द लर्न ब्राह्मण वर गिवन लैंड ग्रांट्स एंड एक्सेप्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। जो पढ़े लिखे ब्राह्मण थे वो जो क्या करते थे, वो रिवेन्यू लेते थे, लैंड कर लेते थे, भूमि का टैक्स लेते थे
They the gift to the Brahman were known as ब्रह्मदेव। अब जो है गिफ्ट जो हो गया ब्राह्मणस को, इनको जानने लगा कि लोग जानने लगे कि ब्रह्मदेव के नाम से पुकारने लगे। फार्मर वर नॉट वेल ऑफ, उस समय किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी। दे वेयर पुअर एंड वर्क वेरी हार्ड, वे लोग गरीब थे और बहुत ही कठिन परिश्रम करते थे। द शूद्रास वर ट्रीटेड एज लो कास्ट एंड अनटचेबल, उस समय शूद्र जो थे उनके साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता था, उनको बहुत छोटी जातियों के नाते लोग से अस्पृश्यता रखते थे, भेदभाव रखते थे। वुमेन आल्सो हेल्ड इन ग्रेट ऑनर एंड गिवन ए लॉट ऑफ फ्रीडम, उस समय औरतों को बहुत सम्मान दिया जाता था और उनको बहुत सी छूट थी। दे वर आल्सो इम्परेड एजुकेशन इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लर्निंग स्पेशली फाइन आर्ट्स, उस समय ये लोग भिन्न भिन्न वर्गों में ये लोग शिक्षा देते थे। शिक्षा के बहुत से भाग थे, कुछ इसमें सबसे अच्छी जो थी वो आर्ट शिक्षा सिखाई जाती थी, आर्ट की कला जो थी वो थी। इकोनॉमिक, अब इकोनॉमिक्स देखेंगे उस समय अर्थ प्रबंधन क्या था, आर्थिक स्थिति, आर्थिक चीज कैसी थी लोगों की। साउथ इंडियन मर्चेंट वर कॉल्ड चेथियर्स, साउथ इंडियन के जो व्यापारी थे इनको चेथियर्स बोला जाता था। दे ट्रेडेड विद द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इनका व्यापार जो है साउथ ईस्ट एशिया देशों तक था। द इकोनॉमिक लाइफ वाज प्रॉस्पेरियस, इस समय इनकी आर्थिक स्थिति जो थी, आर्थिक प्रबंधन जो था बहुत ही समृद्ध था। द कोरामंडल कोस्ट एंड द मालबार वर द सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड्स विद द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया देशों के साथ भारत का जो है कोरामंडल बंदरगाह से लेकर के मालबार कोस्ट तक, यही जो है भारत में मुख्य व्यापार का केंद्र था। चोला रूरल आल्सो बिल्ट ए नेटवर्क ऑफ रोड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, संचार के रूप से देखा जाए या फिर व्यापार के रूप से चोला वंश के लोगों ने, चोला वंश के शासक जो है एक अच्छा रूट बनवाए थे इस उद्देश्य के लिए, ताकि हम लोगों को जानकारी जो है, सूचनाएं जो है आसानी से मिल सके और व्यापार भी कर सके। द मर्चेंट हैड ए फ्लोरिश ट्रेड विद चाइना एंड वेस्ट एशिया आल्सो, जो व्यापारी थे अपना व्यापार चाइना से लेकर के पश्चिम एशिया तक फैलाए हुए थे। द मर्चेंट ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म देमसेल्फ इनटू गाइड सच एज मनीग्रामम, ये जो है कि मर्चेंट जो है तो जुड़े हुए थे दोनों लोगों से, देमसेल्फ एज गाइड्स और गिवर्ड्स सच एज मनीग्रामम से। द मेन शिप port for foreign trade in China during this period was Canton or Kanfu as the Arab traveler called it, जो मेन सी पोर्ट था, समुद्री बंदरगाह था विदेशी व्यापारियों के लिए, चाइना में उस समय लोग है, उस दौरान लोग कैंटोन या फिर कानफू के नाम से अरब के ट्रेवलर जो से पुकारते थे, अरब से जो व्यापारी आते थे। द चाइनीज क्रोनिकल्स टेल्स अस there were a number of Indian monks in the Chinese ports toward the close of 10th century, 10वीं शताब्दी के समाप्ति तक लोग बताते हैं बहुत से ऐसे भारतीय मेंबर थे, जो है कि एक और की इतिवृत्ति जो बताता है कि चीन के यहाँ कोर्ट में, चीन देश में बहुत से लोग मोंक, भिक्षु, पादरी बनकर के लोग रहते थे। रिलीजन, धर्म, उस समय धर्म कैसा था, किस धर्म को लोग मानते थे, इसको हम पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि हिंदुस्तान वाज द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन, उस समय हिंदुस्म वाज द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन, उस समय जो है हिंदुस्म जो था यही सबसे प्रसिद्ध धर्म था। विष्णु एंड शिवा वर द चीफ डिटीज, उस समय भगवान विष्णु और लॉर्ड शिवा जो है मुख्य देवता थे। अनदर पॉपुलर मूवमेंट विच अराउंड ड्यूरिंग द 12th century वाज द लिंगायत मूवमेंट, एक दूसरा जो है प्रसिद्ध मूवमेंट हुआ, आंदोलन हुआ, जिसमें लोग 12वीं शताब्दी में लिंगायत मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इट फाउंडर वाज बाशवा एंड हिज नेफ्यू, इसके जो है फाउंडर जो थे, इसको बनाने वाले जो थे, ये जो है कि बाशवा और उनके भतीजे थे। एंड चन्ना बाशवा who lived at the court of the कालाचुरी किंग्स ऑफ द कर्नाटका, जो है चन्ना जो है कि चन्ना बासवा जो थे उस समय जो है
जो है कालाचूरी राजा के कोर्ट में, जो कर्नाटक के थे, उनमें जो है उनके राज्य में रहते थे। द लिंगायत वर वर्शिपर ऑफ शिवा, जो लिंगायत वर्ग के लोग थे ये भगवान शिवा की जो है पूजा करते थे। दे स्ट्रांगली अपोज द कास्ट सिस्टम एंड रिजेक्टेड द फास्ट फीस्ट पिलग्रिमेज एंड सैक्रिफाइस। ये लोग जो है कि बहुत ही सख्त थे जाति प्रथा के खिलाफ, और जो है कि भोज दावत, व्रत त्योहार, तीर्थ यात्रा या बलिदान सैक्रिफाइस के खिलाफ थे। इन द सोशल स्फीयर दे अपोज चाइल्ड मैरिज एंड अलाउ री मैरिज ऑफ विडो। ये लोग बाल विवाह के खिलाफ थे, और इन्होंने जो है कि समर्थन किया कि री मैरिज ऑफ विडो, विधवा का जो है पुनर्विवाह हो सके। एट द इंटेलेक्चुअल लेवल, अगर बौद्धिक रूप से देखा जाए तो मोस्ट सीरियस चैलेंज टू द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाज posed by Shankara, who reformulated the Hindu philosophy। अब मोस्ट जो है कि देखा जाए सीरियस चैलेंज जो था वो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो थे शंकरा को लेकर के किए थे। इसमें हिंदू फिलॉसफी को रिफॉर्मुलेटेड किया गया था। अदर देन हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी वर आल्सो पैट्रोनाइज्ड बाय द पीपल। बाद में कुछ लोग हिंदुइज्म, कुछ लोग जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्मों को बाद में यहाँ के लोगों ने जो है इस धर्म को अपना लिया। द चोला लिटरेचर, चोला का उस समय साहित्य क्या था, साहित्यिक विधा क्या थी, कैसे लोग पढ़ते लिखते थे। मैनी लिटरेरी एंड रिलीजियस वर्क वेयर ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत इनटू तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़। देखिए इस समय जो है कि स्टूडेंट बहुत से धर्म ऐसे थे, धर्मों के जो है लिटरेचर जो थे, साहित्य थे, जिसको ट्रांसलेट कर दिया गया संस्कृत से तमिल भाषा में, तेलुगु में और कन्नड़ा भाषा में। एंड काम्बन द ग्रेट राइटर ऑफ दिस पीरियड, काम्बन जो थे उस समय के सबसे अच्छे जो है कि राइटर थे, लेखक थे। रोड द रामायण इन तमिल, जिन्होंने रामायण को तमिल भाषा में लिखा। याद रखेंगे कि उस समय रामायण को तमिल भाषा में लिखने वाले जो राइटर थे उनका नाम काम्बन था। द महाभारत वाज ट्रांसलेटेड इनटू तेलुगु, महाभारत को तेलुगु भाषा में ट्रांसलेटेड किया गया, स्थानांतरित किया गया। पंपा, पोन्ना एंड रना वर द थ्री ज्वेल्स ऑफ द कन्नड़ा लिटरेचर। कन्नड़ा लिटरेचर के 3 बहुत ही प्रमुख रत्न थे, जिनका नाम पंपा एंड पोन्ना एंड राना था। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट तुर्किश इन्वेंशन, तुर्कों का आक्रमण। ये तुर्क कहाँ के रहने वाले थे, कैसे यहाँ पर आक्रमण किए और यहाँ से क्या ले गए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उनका कब से कब तक यहाँ पर साम्राज्य था। द राजपूत वर कॉट अनवेयर बाय द तुर्किश एंड अफगान हु इन्वेडेड इंडिया। जब तुर्क अफगान से आकर के यहाँ पर भारत में आक्रमण किए, उस समय यहाँ पर राजपूतों का राज्य था। टुवर्ड द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी, लगभग 10वीं शताब्दी के अंत तक, द तुर्किश along with अफगान कम टू इंडिया थ्रू passes द माउंटेन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तुर्क जो है अफगानिस्तान से चल करके भारत में आए थे, वो भी नॉर्थ वेस्ट से, उत्तर पश्चिम भागों से होकर के पहाड़ी रास्तों से ये लोग भारत में आए थे। और वहां से आने वाला शासक था मोहम्मद ऑफ गजनी। मोहम्मद ऑफ गजनी वाज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान। मोहम्मद ऑफ गजनी जो है, मोहम्मद गजनी ये अफगानिस्तान का शासक था। ही वाज द फर्स्ट तुर्किश इन्वेडर, ये पहला तुर्क का जो है आक्रमणकारी था। हु इन्वेडेड इंडिया फ्रॉम इस नॉर्थ वेस्ट पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, जो कि उत्तर पश्चिमी भाग से होकर के भारत में आया था। ही रूल्ड फ्रॉम 997 AD टू 1030 AD। वह लगभग 997 ईस्वी से 1030 ईस्वी के बीच में यहाँ पे आकर के आक्रमण किया। एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया, और उसका पूरा जो आधिपत्य हो गया भारत, सेंट्रल एशिया के, मध्य एशिया के पूरे भागों में, जैसे ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ईरान में और इसके सब उप कॉन्टिनेंट जो है, महाद्वीप जो है, इसके भागों में इसका जो है कि मोहम्मद गजनी का जो है आधिपत्य हो गया। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड प्लेनेड इट्स वेल्थ। वह हर साल जो है कि यहाँ पर आक्रमण करता था और यहाँ से बहुत से धन को उठा करके लेकर के अपने देश चला जाता था। हिज लेटर इन्वेंशन वेयर स्पेसिफिकली डायरेक्टेड टू द टेम्पल टाउन इंक्लूडिंग ऑफ द सोमनाथ टेम्पल, गुजरात एज इंडियन टेम्पल वर द डिस्पोजिटरी ऑफ ग्रेट वेल्थ। अब उसका जो है इन्वेंशन मुख्य रूप से किस पे होता था, जो आक्रमण करता था,
तो वो मुख्य रूप से मंदिरों पे आक्रमण करता था, क्योंकि जैसे सोमनाथ टेम्पल गुजरात में ये आप देखेंगे कि उस समय लोग क्या करते थे, मंदिरों में बहुत से धन संपदा सोना चांदी वगैरह लोग चढ़ाते थे, उस पर डिपोजिट करके रखते थे, अतः वो जो है कि मंदिरों पर आक्रमण करता था और उनको लूट लेता था। Much of the wealth that Muhammad carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. इसको लूट करके वह ले जा करके अपना जो देश है, वहाँ गजनी एक शहर है उसके देश में, उसको जो है अपनी कैपिटल को बहुत ही स्प्लेंडिड शानदार बनाया। ही ट्रस्टेड ए स्कॉलर नेम, इसमें जो है वो ट्रस्टेड हुआ स्कॉलर है, विद्वान है, जिसका नाम है अल बरूनी। उन्होंने ये किताब लिखा है, अकाउंट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, इस महाद्वीप के बारे में एक किताब लिखा है। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर टू द रिपेयर दिस अकाउंट, उन्होंने जो है कंसल्ट किया संस्कृत विद्वानों से और उसको लिखा है। दिस अरबिक वर्क नोन एज किताब अल हिंद रिमेन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियन। अब जो है कि यहाँ से जो मोहम्मद गौरी लूट कर ले जाता था, अपने शहर को कैसे जो है कि अच्छी तरह से सजाता था, उसके बारे में इन्होंने जो है कि अल बरूनी ने एक किताब लिखा है और किताब का नाम लिखे है किताब अल हिंद, जिसमें जो है यहाँ के इतिहासज्ञों को पढ़ने से मदद मिलती है कि किस तरह से वो आक्रमण करके यहाँ से कैसे लूट करके लोगों को जाता था। मोहम्मद गौरी, अब मोहम्मद गौरी वाज एन एम्बिशियस रूलर, ये भी एक महत्वाकांक्षी शासक था। ही वांटेड टू एक्सपेंडेड हिज एम्पायर, वह चाहता था कि अपने साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा विस्तार करे, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। ही डिसाइडेड टू इन्वेड इंडिया, उसने निर्णय किया कि हम भारत, वह आक्रमण करेगा भारत पे, नॉट जस्ट फॉर इट्स वेल्थ, केवल इसके धन के लिए नहीं, बट आल्सो टू बिल्ड एन एम्पायर, बल्कि यहाँ अपना साम्राज्य बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए। इन 1191 AD the army of मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान क्लैश एट तराई। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान की सेना के बीच में तराई का जो है कि युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी वाज डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, तराई का पहला युद्ध जो हुआ उसमें मोहम्मद गौरी जो है कि पराजित हो गया। मोहम्मद गौरी डिड नॉट स्टॉप हिज अटेम्प्ट, लेकिन उसने अपना प्रयास जो है नहीं छोड़ा। इन 1192 एडी, 1192 ईस्वी में एक साल बाद फिर उसने ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान अनदर बैटल ऑफ तराई एंड मुस्लिम रूल इन इंडिया वाज फाउंडेड। फिर उसने 1192 ईस्वी में एक साल बाद फिर जो है पृथ्वीराज चौहान उसी तराई के मैदान में युद्ध किया और उस समय पृथ्वीराज चौहान जो है पराजित हो गए, उसी समय से मुस्लिम शासक जो है भारत में स्थापित हो गया। केसेस ऑफ द डिफीट ऑफ द इंडियन रूलर्स, अब हम कारण देखेंगे कि इतनी अच्छी आर्मी होने के बाद भी भारतीय जो है शासक जो है कैसे पराजित हो गए, इनके पराजय के कारण क्या थे। रिसर्च शो दैट द तुर्किश डिड नॉट हैव सुपीरियर weapons but their horse were fast and the archery were too quick। अब रिसर्च हमें दिखाता है, खोज से हमें पता चलता है कि तुर्क के लोग जो थे इनके पास बहुत अच्छे हथियार वगैरह नहीं थे, बट इनके पास जो है बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े थे और जो उस पर सवारी करते थे वो बहुत ही फुर्तीले होते थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखा जाए, द एलिफेंट ऑफ द इंडियन रूलर वर वेरी स्लो, भारत के जो भारतीय शासक जो होते थे वो हाथी पर चढ़ करके युद्ध करते थे, जो कि हाथी बहुत ही स्लो थी। बोथ द मुस्लिम रूलर वर इफिशिएंट एंड गुड कमांडर, दोनों में देखा जाए तो मुस्लिम जो शासक थे इनके पास एक पर्याप्त रूप से अच्छे जो है सेनापति होते थे। द तुर्क वर वेल ट्रेंड, तुर्क जो होते थे अच्छी तरह से ट्रेंड होते थे। और जो है कि द इंडियन रूलर वर नॉट यूनाइटेड एंड डिड नॉट हैव कॉमन प्लान ऑफ एक्शन, जो भारत के शासक होते थे इनमें एकता नहीं होती थी और इनके पास किसी कार्य को करने का कोई प्लान वगैरह नहीं होता था। अल बरूनी हु कम टू इंडिया एज अ ट्रैवलर, अल बरूनी जो भारत में एक यात्री के रूप में आए थे, हैड गिवन ए रिपोर्ट अबाउट द सोसाइटी एंड हिज ऑब्जर्वेशन, उन्होंने यहाँ के लोगों के बारे में, समाज के बारे में कुछ वर्णन किया है, लिखा है। ही रोट ए बुक ऑफ इंडिया कॉल्ड द किताब अल हिंद, उन्होंने एक भारत के बारे में एक किताब लिखा है जिसको किताब अल हिंद के नाम से जाना जाता है। हाउएवर द इन्वेंशन हैड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, कैसे ये आक्रमण जो है इस समाज पे, लोगों पे जो है प्रभाव डाला है। इट मेड ए इंटरमिंगलिंग ऑफ द कल्चर, कैसे यहाँ की कल्चर में, संस्कृति में, सभ्यताओं में कैसे उन्होंने इंटरमिंगलिंग किया है, हस्तक्षेप किया है यहाँ के परंपराओं में। एंड आल्सो
paved way from the separate of the Islamic culture। किस तरह से उन्होंने यहाँ पर इस्लामिक कल्चर को फैलाया है, उन्होंने अपने किताब अल हिंद में लिखा है। नाउ स्टूडेंट, दिस लेसन फिनिश्ड। अब हम अगला लेसन आपको हम पढ़ाएंगे अगले दिन। इसको आप वीडियो देखने के बाद आप इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आसानी से आपको दूसरे वीडियो अवेलेबल करा सके। थैंक